आश्रम का अनुमानित व्यय। व्यय यानी खर्चा। पाठ 19वां। आरंभ में संस्था में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। महात्मा गांधी जी ने आश्रम को शुरू करने के लिए उसका बजट, अनुमानित व्यय पहले ही बना लिया ताकि बाद में उसमें कोई आपत्ति न हो या खर्च अच्छी तरह से चल सके। तो उन्होंने कहा कि पहले तो इस आश्रम में 40 लोग होंगे और कुछ समय बाद उस संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। हर महीने औसतन एवरेज 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि गांधी जी की सोच क्या थी। बहुत ही सुंदर कि परिवार के साथ लोग आएंगे तो पूरे परिवार को एक साथ रहने की जगह होनी चाहिए। और ऐसे अगर अलग अलग अकेले इंसान आ जाए तो उनके लिए रहने की अलग व्यवस्था हो। तो कहते हैं कि 3 या 5 सपरिवार होंगे लोग और इसीलिए उन्हें ऐसा स्थान दिया जाए कि जिसमें सब एक साथ रह सके और बाकी के सब लोग एक साथ रहेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए कि 50 लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, तो इसको ध्यान में रखते हुए उनके खाने पीने की व्यवस्था का भी अच्छी तरह का इंतज़ाम होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। जहाँ कहीं भी उनके 2 आश्रम थे, वैसे तो हम जानते हैं साबरमती आश्रम और अहमदाबाद, और नागपुर में भी वर्धा में आश्रम था। और आश्रम को बनाने से पहले ही उन्होंने उस लेखा जोखा कि कितनी जगह होनी चाहिए, कितने लोग आएंगे, उनको किस तरह की वस्तुओं की ज़रूरत होगी, कितना खर्चा होगा और बच्चों को वहाँ रहने वाले लोगों को क्या सीखना है। इस तरह की सारी व्यवस्था पहले से ही उन्होंने सोच रखी थी। इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियाँ होनी चाहिए। वो कहते हैं कि आगे उन्होंने बताया है कि बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए यानी आत्मनिर्भर होने के लिए उन्हें अलग अलग तरह का अभ्यास या अलग अलग तरह के ट्रेनिंग दी जाए और उसके लिए चीज़ों की ज़रूरत होगी। उसके साथ ही पढ़ने के लिए कम से कम 3000 पुस्तकें रख सके ऐसा पुस्तकालय यानी वाचनालय भी हो और जिसके रखने के लिए अलमारियाँ हो। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, जो अनाज आश्रम में उपयोग में लाया जाएगा उस धान या अनाज या सब्जी फल उस सारी चीज़ों का उत्पादन आश्रम के ज़मीन पर होगा, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके। इतने खेती के औजार चाहिए। अब खेती के औजार कौन से? इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। हम जानते हैं कि इस तरह के औजार खेती के होते हैं और खेती करके जो सब्जी उगाई जाएगी उसका इस्तेमाल उन आश्रम में किया जाएगा। बाहर से किसी चीज़ के लाने की ज़रूरत नहीं होगी। पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना उनका सपना था। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। बढ़ई यानी कारपेंटरी। 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 ऐरन, 3 बम यानी लकड़ी के जो बड़े बड़े चीज़ें होती है, घोड़े और टांगे में होती है वो, 10 छोटी बड़ी छिन्नी, 4 रंधे लकड़ी को सीधा करने के लिए रंधों का इस्तेमाल किया जाता है, 4 केतिया, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरिया 100 करवत, 5 छोटी बड़ी सांसी उठाने के लिए किसी चीज़ गर्म चीज़ को उठाने के लिए पकड़, 20 पत्तल किले,
छोटी और बड़ी, छोटे कीले और बड़े कीले, कील। एक मोंगरा, मोंगरा यानी लकड़ी का हथौड़ा। उसी के साथ साथ बढ़ई के औजार, खेती के औजार और मोची के औजार। मोची यानी जूते चप्पल बनाने वाला जो होता है, कॉबलर, उसके भी औजार उन्होंने मंगवाए। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। आपको ये जानना होगा कि ये सब जो खर्चे का अनुमान उन्होंने दिया है वह आज़ादी के पहले का है। 5 रुपया इन सभी चीज़ों पर, मतलब कितनी चीज़ें सस्ती थी या कहो कि उनकी कीमत कितनी रही होगी। रसोई घर के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। रसोई घर में जो बर्तन लगते हैं, बाल्टी, कढ़ाइयाँ और कितने सारे सामान लगते हैं, और वो थाली, कटोरी, प्याले, इन सब के लिए 150 रुपये खर्च आएगा, ऐसा वो कहते हैं। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी भी चाहिए। देखिए, गांधी जी ने आने जाने के यातायात के साधनों के बारे में भी पहले से सोच रखा है कि अगर आश्रम स्टेशन से दूर हो तो मेहमानों को या जो आने वाले होंगे उनको लाने के लिए बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी कुछ तो चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। एक इंसान का एक महीने का खाने का खर्च 10 रुपये। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे, क्योंकि पहले वर्ष में तो शुरुआत होगी, अपनी जेब से खर्च करना होता है। बाद में जब सब्जियां, अनाज उगने लगेगा, फल फूल, तो खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। जो चीज़ें ज़्यादा उत्पादित होगी, उसे बेचकर भी पैसा कमाया जा सकता है। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। उन्होंने बताया कि 50 लोग होंगे एवरेज वर्ष में, तो उनका खर्च कितना होगा साल का? 6,000 रुपये। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। तो अहमदाबाद की सरकार इस तरह का आश्रम बनाने के लिए सब खर्च दे, तभी यह मुमकिन होगा। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। वो चाहते हैं आश्रम बनाने के लिए जो पैसे चाहिए वो अब मैं अपने आप जुटा लूँगा, लेकिन राज्य सरकार वो ज़मीन दे, खेती के लिए ज़मीन दे और मकान भी दे दे। इतना होने के बाद जो बढ़ईगिरी का सामान है, मोची का सामान है, किचन में जो सामान ज़रूरी है खाना के लिए, वो सब सामान मैं खरीद लूँगा या कहीं और से जुटा लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हो। गांधी जी कहते हैं कि इतनी सारी बातें तो मैंने लिख दी है, पर हो सकता है नज़रअंदाज से कुछ एक आध दूसरी बात जिसका खर्च हमने नहीं लिया हो, ऐसी बात इसमें अगर छूटी हो तो उसको भी ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती है। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जहाँ हम आश्रम बनाएंगे वहाँ की अपनी कुछ स्थिति होगी। तो ये तो मैंने दूसरी जगह रहकर अहमदाबाद या जहाँ आश्रम बनवाना है वहाँ की ज़रूरत की चीज़ों के बारे में बताया, पर सच्चाई तो वहाँ उस जगह पर जानकर ही तय हो सकती है, और हो सकता है खर्च कम ज़्यादा हो। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा: किराया, बंगला और खेत की ज़मीन, इसका किराया होगा। किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार। और वो कहते हैं अब क्या चाहिए और घरेलू सामान, 4 पतीले। 4 पतीले कितने बड़े? 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य। 2 छोटी पतीलियाँ
10 आदमियों के योग्य, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार 40 लोगों का खाना ही एक साथ बने। हो सकता है कि दूसरा कुछ बनाना हो तो 10 लोगों का खाना या 10 लोगों के लिए वो चीज़ें बने। 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलछे जिसमें पानी भरकर रखा जा सके। 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ जिस पर ये घड़े रखते हैं। एक कढ़ाई, कितनी बड़ी कढ़ाई होनी चाहिए? 10 रत्तल खाना पकाने योग्य। 3 कलछियाँ, 2 आटा गूंथने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 कितली, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन जिसमें लोग नहा सके, 5 पतीले के ढक्कन, क्योंकि 5 पतीले कहा है तो उनके ढक्कन भी होने चाहिए, तभी तो खाना ढक के रखा जा सकता है। 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तइयाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले। फिर उसके साथ जो कपड़े धोए जाते हैं उसके 2 टब कहे, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, इसको पीसने के लिए, आटा बनाने के लिए चक्की चाहिए। 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमाम दस्ता मुसली, यानी कूटने के लिए कुछ सामान को पीस के मसाले बनाकर खाने में डाला जाता है, तो वो इसके लिए इमाम दस्ता चाहिए। 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेज़ें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें, 6 काले तख्ते यानी ब्लैक बोर्ड, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, क्योंकि अहमदाबाद में अगर आश्रम बनाना हो तो गुजरात को जानना बहुत ज़रूरी है। 5 हथकरघे, हाथ से चलाए जाने वाले कपड़ों के मशीन, बढ़ई के औजार, बढ़ई यानी मिस्त्री, कारपेंटरी के, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन। तो अगर समझो 10 लोगों के लिए 1 लालटेन हो तो वैसे 5 रूम जो होगी उसमें 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चेम्बर पॉट, 4 सड़क की बत्तियाँ। और ये सब कब लिखा है? वैशाख बदी 13 मंगलवार 11 मई 1915। नीचे दिया है चौके का सामान यानी किचन का, 1 बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। अब वो कहते हैं कि मेरे ख्याल के है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी, दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता होगी। तो उन्होंने 5 हथकरघे जो बताए हैं उसमें देशी हथकरघे, ताकि कपड़ों को धागा बुना जाए, धागे से फिर वो कपड़ा बुनेंगे और उसी को इस्तेमाल भी करेंगे। और ये इस आश्रम का अनुमानित खर्च उस लेसन के इस पाठ के लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी। वहाँ उन्होंने थोड़ा लिखा है, अहमदाबाद में संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के मसवीदे से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार से करना चाहते थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में है। धन्यवाद। प्रश्न अभ्यास लेखा जोखा। पहला सवाल है, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़े, बसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे? यह बिल्कुल सत्य है। हमारे यहाँ भारत में पढ़े लिखे लोग बहुत से काम खुद न कर किसी कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी आश्रम के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। हर एक छोटा मोटा काम खुद करे और उसके लिए किसी दूसरों का मुंह न ताकना पड़े। कुटीर उद्योग, लुहार, बढ़ईगिरी, मोची आदि के काम आश्रम लोग सीखे, ऐसा वे चाहते थे। दूसरा सवाल, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है।
गांधी जी कोई भी काम बिना लेखा जोखा किए न करते। प्रत्येक काम में सकारात्मक व नकारात्मक सोच बराबर रखते। दूसरा है, दांडी यात्रा के लिए गांधी जी जब रास नामक स्थान पर पहुंचे तो वहां अंग्रेज़ों का मनाही हुक्म चल रहा था। गांधी जी ने भाषण देने की ठानी और यदि उन्हें पकड़ा गया तो अब अब्बास तैयब जी दांडी यात्रा का नेतृत्व करेंगे, ये उन्होंने पहले से तय किया था। तीसरा है, गांधी जी एक एक पैसे का हिसाब रखते, बिल्कुल भी फिजूल खर्च न करते। आगे है, जो नियम बाकी लोगों के लिए रहता वही उनके घर के सदस्यों के लिए। चौथा, अगर कोई विदेशी अतिथि गांधी जी से साक्षात्कार करने आए, उनसे मुलाकात, उनसे बातें करना चाहे तो गांधी जी सवेरे के भ्रमण के वक्त उन्हें अपने साथ ले लेते और वहीं पे बातें हो जाती। मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे, किन नई मदों को जोड़ना हटाना चाहेंगे, ये प्रश्न बच्चों को खुद करना है। चौथा सवाल, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दूहना, खाट बुनना करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे? इन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। जी हाँ, हमारे जीवन में ऐसे बहुत से काम होते हैं जिसे हम चाहकर भी नहीं सीख पाते, जैसे ट्यूबलाइट या बल्ब बदलना हो, नया गैस सिलेंडर फिट करना हो, नल का वॉशर बदलना हो। प्लम्बर आकर वॉशर बदल देता है, ट्यूबलाइट के लिए दुकान से इलेक्ट्रिशियन आ जाता है, कपड़ों की इस्त्री के लिए धोबी आ जाता है। कुछ ऐसे ही कार्य हैं जो चाहकर भी मैं नहीं सीख पाता, जैसे सिलाई का काम में रुचि नहीं, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता। रोटी बनाने का काम, लगन की कमी से। चप्पल जूते में पॉलिश करना, आलस्य के कारण ये काम मैं नहीं कर पाता, पर अब मैं इन कामों को खुद करके ही चैन की सांस लूँगा। प्रश्न 5वां, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? अनुमानित बजट को गहराई से अध्ययन करने के बाद हम आश्रम के उद्देश्यों को समझ सकते हैं। अतिथि सत्कार, ज़रूरतमंदों को आवश्यक सुविधा देना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, कुटीर उद्योग के लिए बढ़ावा देना, चरखे से सूत काटकर स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना आदि चीज़ें उन्होंने ध्यान में रखी है। भाषा की बात, अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का न नित में परिवर्तित हो जाता है। नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखे हैं, इनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। प्रमाणित, प्रमाण प्लस इत। व्यथित, व्यथा अधिक इत। द्रवित, द्रव प्लस इत। मुखरित, मुखर प्लस इत। झंकृत, झंकार प्लस इत। शिक्षित, शिक्षा प्लस इत। मोहित, मोह अधिक इत। चर्चित, चर्चा अधिक इत। इत प्रत्यय की भांति इक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं और तब शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन हो जाता है। सप्ताह अधिक इक में साप्ताहिक हो जाता है। नीचे इक प्रत्यय से बनाए गए शब्द दिए गए हैं, इनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। तो मौखिक शब्द मुख प्लस इक। संवैधानिक, संविधान अधिक इक। प्राथमिक, प्रथम प्लस इक। नैतिक, नीति अधिक इक। पौराणिक, पुराण, पुराण प्लस इक। दैनिक, दिन अधिक इक। बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बने। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे 6 शब्द और सोचकर लिखिए और समझिए कि उनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है। शब्द है राह, खर्च, राह के लिए खर्च। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। गंगा जल, गंगा का जल। वनवास, वन में वास। दूसरा शब्द प्रमुख है क्योंकि दूसरा शब्द पहले शब्द की सार्थकता को स्पष्ट कर रहा है। धन्यवाद।